आज की हमारी चर्चा एक ऐसे एलिमेंट पर है जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, लेकिन शायद ही हम उसका नाम जानते हैं। सीरियम। सीरियम, हाँ। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भी बड़े अजीब हैं। एक तरफ तो जले हुए घावों पर एक हाई लेवल मेडिकल रिसर्च पेपर है, और दूसरी तरफ मैग्नेटिज्म पर एक यूनिवर्सिटी फोरम की डिस्कशन। एकदम अलग दुनिया। बिल्कुल। साथ में एक मामूली से लाइटर में आग जलाने वाले फ्लिंट पर एक आर्टिकल है और कुछ इसकी कोर केमिस्ट्री पर। तो आज का मिशन है इन अलग अलग धागों को पकड़कर ये देखना कि सीरियम की पूरी कहानी क्या है। और ये कहानी विरोधाभासों से भरी है। इसका नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी दुर्लभ तत्व। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पृथ्वी की क्रस्ट में तांबे से भी ज्यादा आम है। ज्यादा आम है, ये तो नाम के बिल्कुल उल्टा हुआ। सही कहा। सोर्सेज बताते हैं कि ये भयानक जले हुए घावों को ठीक कर सकता है, लेकिन इसमें टॉक्सिक होने की क्षमता भी है। मतलब ये एक ही समय में हीलर भी है और पॉइजन भी। वाओ, यही चीज इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरू से शुरू करते हैं। सीरियम आखिर है क्या? मतलब पीरियोडिक टेबल में कहाँ बैठता है ये? ये एक रासायनिक तत्व है, एटॉमिक नंबर 58। 58, ठीक है। हाँ, और ये लैंथेनाइड सीरीज का हिस्सा है, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे वो अलग सी। वो जो एक पट्टी होती है उसमें। बिल्कुल वहीं पर। इसे 1803 में बर्जेलियस और हेसिंगर ने खोजा था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसकी असली खासियत, इसका सुपर पावर, इसकी केमिस्ट्री में छिपा है। सुपर पावर? ये सुनने में अच्छा लगा। क्या है इसका सुपर पावर? इसका सुपर पावर है इसकी एक तरह से दोहरी जिंदगी जीने की क्षमता। दोहरी जिंदगी? हाँ, ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ी आसानी से बदल सकता है। ये कभी +3 स्टेट में होता है, जिसे हम Ce3+ कहते हैं, और कभी +4 स्टेट में, यानी Ce4+। अच्छा। और ये स्विच +3 से +4 और वापस इतनी आसानी से होता है कि इसी एक गुण पर इसके लगभग सारे एप्लीकेशंस टिके हुए हैं, इंडस्ट्रियल से लेकर बायोलॉजिकल तक। अच्छा, मतलब ये एक केमिकल गिरगिट की तरह है, जरूरत के हिसाब से रंग बदल लेता है। हमारे सोर्सेज में इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का जिक्र बार बार आ रहा है। वो क्या है और वो इतना जरूरी क्यों है? हाँ, इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है Xe4f1 5d1 6s2। अब ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। हाँ, थोड़ा तो है। पर असली कहानी उस 4f1 में छिपी है। जब ये अपनी 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर Ce3+ आयन बनता है, तो उसके 4f सबशेल में बस एक अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन रह जाता है। एक अकेला इलेक्ट्रॉन? हाँ, जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और भौतिकी और रसायन की दुनिया में एक अकेला इलेक्ट्रॉन अक्सर बहुत हंगामा खड़ा करता है। यही इसके चुंबकीय गुणों और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की जड़ है। इंटरेस्टिंग। चलिए, अब इसके सबसे हैरान करने वाले इस्तेमाल पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि सीरियम का इस्तेमाल गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के इलाज में होता है। एक मिनट, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। एक भारी धातु जो जहरीली भी हो सकती है, उसे जले हुए घाव पर लगाना, ये तो उल्टा असर करने जैसा लगता है। क्या ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? बहुत अच्छा सवाल है, और ये स्केप्टिसिज्म बिल्कुल जायज है। दरअसल इसका इस्तेमाल बहुत कंट्रोल तरीके से किया जाता है, खासकर सीरियम नाइट्रेट के रूप में। सीरियम नाइट्रेट? ओके। हाँ, हमारे पास जो मेडिकल पेपर है वो चूहों पर हुई एक स्टडी का जिक्र करता है। उसमें पाया गया कि जब सीरियम नाइट्रेट को स्टैंडर्ड सिल्वर ड्रेसिंग्स जैसे एक्टिकोट या मेपिलिक्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया गया, तो इन ड्रेसिंग्स की एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर कई गुना बढ़ गई। ओके, तो ये सिल्वर का असर बढ़ा देता है। पर ये करता क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसके काम करने का पहला तरीका बहुत ही यूनिक और थोड़ा अजीब है। ये जले हुए टिश्यू के ऊपर एक सख्त चमड़े जैसी पपड़ी बना देता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एशार कहते हैं। एशार? हाँ, ये पपड़ी एक तरह की बायोलॉजिकल बैंडेज बन जाती है। ये बाहर से इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकती है और अंदर से शरीर का फ्लूइड लॉस भी कम करती है। तो ये घाव को एक तरह से सील कर देता है। एग्जैक्टली। और ये उन हालात में लाइफ सेविंग हो सकता है, जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में जहां घायल सैनिक को तुरंत स्किन ग्राफ्ट सर्जरी नहीं मिल सकती। ये उस घाव को स्टेबलाइज कर देता है। समझ गई। इसी प्रिंसिपल पर एक क्रीम भी बनी है, जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में है, फ्लेमासेरियम। इसमें सीरियम नाइट्रेट और सिल्वर सल्फर डाइजीन को मिलाया गया है, ताकि दोनों के फायदे एक साथ मिलें। बिल्कुल। तो ये तो हुआ पहला तरीका, एक फिजिकल शील्ड बनाना। आपने कहा था 2 तरीके हैं, दूसरा क्या है? दूसरा तरीका और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, और वो इसकी केमिस्ट्री की गहराई में है। C3+ आयन
यानी सीरियम का आयन एक बेहतरीन नकलची है। नकलची? हाँ, उसका आकार जो कि 1.01 एंगस्ट्रॉम है और उसकी प्रॉपर्टीज हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी कैल्शियम आयन Ca2+ से लगभग हूबहू मिलती हैं। अच्छा, कैल्शियम का साइज क्या होता है? 1.00 एंगस्ट्रॉम। अरे वाह, मतलब साइज में लगभग एक जैसे। हाँ, और इसी वजह से शरीर धोखा खा जाता है। जहां जहां कैल्शियम को काम करना होता है वहां सीरियम जाकर उसकी जगह ले लेता है। ऐसा करके ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करने वाले कई बायोलॉजिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देता है। कमाल है। तो ये सिर्फ ऊपर से ढाल नहीं बना रहा, बल्कि अंदर जाकर सूजन पैदा करने वाली मशीनरी को भी जाम कर रहा है। सही पकड़ा। ये सीरियम का पहला विरोधाभास है, एक भारी धातु जो शरीर के अंदर जाकर कैल्शियम की नकल करती है और घाव भरने में मदद करती है। ये अविश्वसनीय है। हमारे सोर्सेज में सीरियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स या नैनोसीरिया का भी जिक्र है। क्या वे भी इसी तरह नकल करके काम करते हैं? नहीं, उनका तरीका बिल्कुल अलग है, जो उसके दूसरे विरोधाभास को दिखाता है। नैनोसीरिया नकलची नहीं बल्कि हमलावर होते हैं। हमलावर? हाँ, उनमें भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, लेकिन वो सीधे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करके काम करते हैं। आप इन्हें छोटे, अति ऊर्जावान रासायनिक बुलडोजर समझ सकती हैं। अच्छा। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल से चिपक जाते हैं और अपनी सतह पर C4+ से C3+ में बदलने की प्रक्रिया में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पैदा करते हैं। ये इतने अस्थिर होते हैं कि अपने आसपास की किसी भी चीज से टकराकर उसे तोड़ देते हैं, और बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार इनके लिए एक आसान निशाना होती है। तो एक तरफ सीरियम नाइट्रेट एक प्रोटेक्टर और हीलर है, और दूसरी तरफ नैनोसीरिया एक डायरेक्ट अटैकर है। एक ही तत्व के दो बिल्कुल अलग चेहरे। ये सब उसकी अंदरूनी रासायनिक बनावट की वजह से है। और यही बनावट, खासकर वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन, इसे चुंबकत्व की दुनिया में भी एक बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी बनाता है। बिल्कुल। अब हम मेडिसिन से फिजिक्स में कूद रहे हैं। हमारे पास जो एक अकादमिक चर्चा का सोर्स है वो C3+ आयन के चुंबकीय गुणों पर बहुत गहराई से बात करता है। जैसा हमने कहा, इसके पास एक अकेला अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन है। एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे स्पिन ओनली फॉर्मूला कहते हैं। ये बस उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी उसके अपनी धुरी पर घूमने से पैदा होने वाले चुंबकत्व को मापता है। उस फॉर्मूले के हिसाब से C3+ का मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 बोर मैग्नेटॉन होना चाहिए। ठीक है, 1.732। लेकिन हमारे दूसरे ज्यादा डिटेल सोर्स में एक अलग ही वैल्यू दी गई है। वो क्यों? क्या एक सोर्स गलत है? गलत नहीं, बस अधूरा है। और यहीं पर फिजिक्स की खूबसूरती सामने आती है। स्पिन ओनली फॉर्मूला कई हल्के तत्वों के लिए ठीक ठाक काम करता है, लेकिन सीरियम जैसे भारी तत्वों के लिए ये नाकाफी है। क्यों? भारी तत्वों में ऐसा क्या अलग है? इन भारी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया है, जहां उसका सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर उसका नाचना यानी उसकी ऑर्बिटल मोशन भी चुंबकत्व में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसे LS कपलिंग कहते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं, LS कपलिंग। जरूर। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना? हाँ। ये स्पिन जैसा है जिससे दिन और रात होते हैं। ठीक है। लेकिन वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, जो ऑर्बिटल मोशन जैसा है और जिससे साल बदलते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी के व्यवहार को समझने के लिए हमें इन दोनों गतियों को देखना होगा। ठीक वैसे ही C3+ के उस अकेले इलेक्ट्रॉन के कुल चुंबकत्व को समझने के लिए हमें उसके स्पिन और उसकी कक्षा दोनों के योगदान को जोड़ना पड़ता है। क्या बात है! ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। तो जब हम दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? जब हम एक ज्यादा एडवांस्ड फॉर्मूला, जिसे लैंडे जी फैक्टर कहते हैं, का इस्तेमाल करके दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है लगभग 2.54 BM। 2.54, ये 1.732 से काफी अलग है। हाँ। और सबसे कमाल की बात क्या होगी कि ये नई वैल्यू असलियत से मेल खाती हो। एग्जैक्टली। सोर्सेज बताते हैं कि जब लैब में Ce3+ का मैग्नेटिक मोमेंट मापा जाता है तो वो 2.48 से 2.58 BM के बीच आता है। और हमारा 2.54 का कैलकुलेशन बिल्कुल उस रेंज में। बिल्कुल। ये सिर्फ एक गणितीय सुधार नहीं है, यह हमें ये दिखाता है कि इन तत्वों के अंदर एक गहरी, ज्यादा खूबसूरत सच्चाई है जहां हमारे सरल नियम टूट जाते हैं। तो ये तत्व घावों को ठीक करता है, इसमें कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक गुण हैं। ये सब तो लैब्स और रिसर्च की दुनिया हो गई, लेकिन क्या ये हमारी एवरीडे लाइफ में भी कहीं है? हाँ, और शायद आपकी जेब में भी हो। मेरी जेब में? कैसे? हम सब ने लाइटर में जो चमक पत्थर या फ्लिंट देखा है, हाँ। वो असल में पत्थर है ही नहीं,
वो फेरोसीरियम नाम की एक मेटल अलॉय है। अरे वाह! मतलब हम सब अपनी जेब में एक रेयर अर्थ एलिमेंट लेकर घूम रहे हैं और हमें पता भी नहीं। ये तो कमाल की बात है। तो ये काम कैसे करता है? फेरोसीरियम का आविष्कार 1903 में हुआ था। इसे लोहे यानी फेरो और सीरियम को मिलाकर बनाया गया था। सीरियम का इग्निशन टेम्परेचर मतलब जलने का तापमान बहुत कम होता है। कितना कम? बहुत। जब आप लाइटर के पहिए को घुमाते हैं तो वो फेरोसीरियम की रॉड से बहुत छोटे छोटे कण खुरचता है। घर्षण से पैदा हुई गर्मी उन कणों को तुरंत जला देती है। और वो चिंगारियां, वो तो बहुत गर्म लगती हैं। गर्म। उनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाता है। 3000 डिग्री! ये तो किसी वेल्डिंग टॉर्च से भी ज्यादा गर्म है। और ये सब एक छोटी सी चिंगारी में। हाँ, क्योंकि यहाँ साइज का खेल है। जब आप धातु को खुरचते हैं तो बहुत छोटे कण निकलते हैं, जिनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इससे वे हवा के ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और उस तापमान पर जलते हैं जिससे वो चमकदार चिंगारियां निकलती हैं जो गैस को जला देती हैं। और ये खोज, क्या ये जानबूझकर हुई थी? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि फेरोसीरियम की खोज एक तरह से गलती से हुई थी। इसके आविष्कारक बैरन कार्ल वॉन वेल्सबाख असल में गैस लैंप के लिए बेहतर मेंटल बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इस अजीब मिश्र धातु को बनाया जो रगड़ने पर भयानक चिंगारियां देती थी। और उन्होंने तुरंत इसकी क्षमता को पहचान लिया। बिल्कुल। कभी-कभी विज्ञान में सबसे बड़ी खोजें तब होती हैं जब आप कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। जाहिर है। तो लाइटर के अलावा ये हाईटेक दुनिया में कहाँ इस्तेमाल होता है? वहीं इसका असली कमाल है। याद है हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने की क्षमता की बात की थी, Ce3+ से Ce4+। हाँ, केमिकल गिरगिट वाली बात। उसी गुण का इस्तेमाल कारों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में होता है। सीरियम ऑक्साइड वहां एक ऑक्सीजन स्पंज की तरह काम करता है। ऑक्सीजन स्पंज? हाँ, जब इंजन से बिना जली गैसें आती हैं तो ये उन्हें जलाने के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है और जब ज्यादा ऑक्सीजन होती है तो उसे सोख लेता है। इससे प्रदूषण कम होता है। मतलब ये गाड़ी के धुएं को भी साफ करता है? और कहाँ, इसका इस्तेमाल बहुत मजबूत स्थायी चुंबक बनाने में होता है जो हमारे फोन, हेडफोन, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है। इसका इस्तेमाल हाई एफिशिएंसी वाले लैंप बनाने में होता है जो सूरज की रोशनी की नकल करते हैं। यहाँ तक कि लेजर और पुरानी वाली टीवी स्क्रीन में भी इसका इस्तेमाल होता था। ये आग की चिंगारी से लेकर डिजिटल डिस्प्ले तक हर जगह है। तो इस सब का मतलब क्या है? आज हमने एक ऐसे तत्व की कहानी सुनी जो विरोधाभासों से भरी है। एक दुर्लभ तत्व जो असल में दुर्लभ नहीं है। एक धातु जो घाव भी भर सकती है और जहरीली भी हो सकती है। जिसका चुंबकत्व बाहर से जितना सरल दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल और खूबसूरत है। और जो एक साधारण लाइटर से लेकर हमारी कारों और फोन तक हर चीज को पावर दे रहा है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स के सवाल पर लाता है। हमारे सोर्सेज इस बात पे जोर देते हैं कि टेक्नोलॉजी और नेशनल डिफेंस में इसकी भूमिका कितनी अहम है। युद्ध में चले हुए सैनिकों के लिए इसका उपयोग, ये एक सीधा उदाहरण है। बिल्कुल। इसी वजह से कई सरकारें, जैसे अमेरिकी सरकार, इसे एक क्रिटिकल मिनरल मानती हैं। इसका मतलब है कि ये अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी सप्लाई चेन बहुत नाजुक है। और ये नाजुक क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जमीन से निकालना और फिर उन्हें रिफाइन करके यूजेबल बनाना, ये प्रक्रिया दुनिया के कुछ ही देशों में कॉन्सेंट्रेटेड है, खासकर चीन में। इसलिए इन तत्वों के लिए किसी एक देश पर निर्भरता को एक बड़ी स्ट्रेटेजिक वीकनेस के रूप में देखा जाता है। यह हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु देता है। सीरियम की पूरी शक्ति उसके माहौल के हिसाब से अपनी अवस्था बदलने की क्षमता से आती है, Ce3+ से Ce4+। जैसे जैसे हम इंसान अपनी तकनीक, अपनी सेहत और अपनी सुरक्षा के लिए इस जैसे अडेप्टेबल पदार्थों पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, तो क्या सप्लाई चेन की इन कमजोरियों के प्रति अडेप्ट करने की हमारी अपनी क्षमता या अक्षमता उन तत्वों की प्रकृति को ही नहीं दर्शाती जिन पर हम निर्भर हैं? एक ऐसा तत्व जो बदल सकता है, उस पर निर्भर एक ऐसी दुनिया जो बदलने के लिए संघर्ष कर रही है।